जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में एक बहुत ही बढ़िया जानदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये वाले फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 14 EWS और द्वारका सेक्टर 14 के LIG MIG फ्लैट्स हम बैक टू बैक डाल रहे हैं हमारे चैनल्स पे। कुछ फ्लैट की वीडियोस आपको हमारे BRS रेंटल्स पे दिखी होंगी, कुछ हमारे के BRS शो चैनल पे दिखी होंगी। कई सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि EWS फ्लैट्स को खरीदने का प्रोसीजर क्या है। अगर ये रीसेल मार्केट में खरीदे जाएं, कितने पे खरीदे जाएं, कैसे खरीदे जाएं, खरीदने चाहिए भी कि नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि LIG और MIG फ्लैट्स को लेकर तो चीज़ें क्लियर हैं। वो रीसेल मार्केट में अवेलेबल होते ही आप उन्हें आराम से परचेज़ कर सकते हैं, अपने नाम करवा सकते हैं और लोन एंड ऑल सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, जैसे कि एक रीसेल मार्केट में चीज़ अवेलेबल होती है। इसके साथ की क्या कहानी है, आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे प्रश्न बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको शायद किसी से राय नहीं लेनी पड़ेगी कि मुझे ये फ्लैट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आप खुद से डिसीजन बना पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दिखाना। गौर से सुनिएगा इसके अंदर जो बातें करी हैं हमने, और उन बातों को समझ के इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने बाइंग डिसीजन से पहले। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं पार्किंग स्पेस कितना मिलता है हमें इस पूरी सोसाइटी के अंदर, हमारे EWS सेक्शन को। ये हमारा पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस है आपके राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड के सामने आप देखते हैं ये हमारे राजीव भाई हैं। ऐसे भाई हमें कई सारे मिलते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे भाइयों का एक बहुत बड़ा सर्कल है यहाँ पे। और ये जितना भी स्पेस आप देख रहे हैं यही हमारी पार्किंग है, और अल्टीमेटली 1028 फ्लैट्स के लिए ये पार्किंग सफिशेंट साबित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बस उसी पे थोड़ा सा सोच संकोच होता है, रेस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ की आपको पार्किंग दिखाऊंगा कि पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। सबके घर में गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर हैं, और जगह चाहिए लगाने की। सोसाइटी फ्लैट्स बंदा इसलिए लेता है क्योंकि यहाँ पे आपको पार्किंग की किस तरह की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत 100% हो सकती है भविष्य में, क्योंकि लगभग 1000 से ऊपर फ्लैट यहाँ पे सेल हुए हैं। 1028 के आसपास फ्लैट सेल हुए थे, और उसके अंदर आपको कॉमन पार्किंग स्पेस जो मिलता है वो सिर्फ स्टिल्ट के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे कंप्लीट आबादी आके रहने लगेगी और पार्किंग यहाँ पे कोई भी रिजर्व नहीं है, तो हो सकता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रावधान है वो फेल हो जाए, या फिर यहाँ पे जितनी जगह है उसके ऊपर पार्किंग लगाने में समस्या आए। बाकी ये जो ग्रीन एरिया दे रखा है यहाँ पे, ये ग्रीन एरिया आपको मिल जाता है। प्लस इसके अलावा आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको बढ़िया ग्रीन एरिया मिल जाता है। इस ग्रीन एरिया के अलावा आपको यहाँ पे गाड़ी पार्किंग लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है। प्लस ये जितना भी आप स्पेस देख रहे हैं और बिल्डिंग के नीचे जितना भी आप स्पेस देख रहे हैं, ये सारा का सारा स्पेस गाड़ियों को पार्क करने के लिए ही है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ पार्किंग, जो हो सकती है एक टाइम पे जाके। ज़रूरी नहीं है कि 100% हो, लेकिन एक बार को उसकी संभावना हो सकती है। ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर देख लिया, यानी कि स्टिल्ट हमने देख ली। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे फ्लोर प्लान पे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो फ्लोर है उसके ऊपर किस तरह का लेआउट मिलता है हमें, और उसके बाद में जो फ्लैट का लेआउट है वो किस तरह से मिलता है। प्लस यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी रेंटल इनकम वाइज देखते हैं तो क्या रेंटल इनकम यहाँ पे हमें मिल पाती है। आइए लेके चलते हैं आपको फ्लैट। पार्किंग के बाद आता है हमारा फ्लोर प्लान। तो ये है यहाँ का फ्लोर प्लान। इस पूरे ब्लॉक में हमारे 2 टावर्स हैं, एक G ब्लॉक है, एक H ब्लॉक है। तो करंटली हम कहाँ पे हैं, H ब्लॉक के अंदर, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ टोटल फ्लैट्स हैं एक फ्लोर पे वो थोड़े कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि G के अंदर एक फ्लोर पे 50 फ्लैट्स हैं। और लेआउट वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखता है, बस वो लॉबी थोड़ी लंबी दिखती है। इस पूरे फ्लोर पे आने के लिए लिफ्ट्स हमें मिल जाती हैं, सामान चढ़ाने के लिए सर्विस लिफ्ट मिल जाती है। प्लस यहाँ पे वैसे तो ये गार्बेज रूम बनाया गया था मुझे लग रहा है, लेकिन लोगों ने इसको थोड़ा गलत समझ लिया। यहाँ से गार्बेज को ड्रॉप करने का पॉइंट बनाया गया था, लोगों ने यहीं पे गार्बेज को ड्रॉप करना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप में से जो भी व्यूअर्स, जो भी लोग यहाँ पे रेंट पे या फिर परचेस करके रह रहे हैं, प्लीज़
ये सोसाइटी आपकी है, इसमें आपका फ्लैट है, इसमें आपका पैसा गया हुआ है। इसे संभाल के रखिए, इसे अच्छे से रखिए ताकि आप सभी को आगे एक अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस, अच्छा प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन मिल पाए। बाकी ये भी लॉबी है, इस पे आपको कई सारे स्टेयरकेस मिल जाएंगे। आते हैं हमारे स्टेयरकेस पोर्शन पे। तो स्टेयरकेस पोर्शन यहाँ का काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और इस तरह के कई सारे स्टेयरकेस आपको मिल जाते हैं आने के लिए जाने के लिए, जिसमें 5 फीट चौड़े पैड़े हैं। मतलब लंबाई आप इनकी देखते हैं तो बहुत अच्छी खासी लंबाई है और सामान चढ़ाना और उतारना काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला एरिया भी काफ़ी चौड़ा है और सर्विस लिफ्ट तो हमें मिल जाती है। बाकी अगर आप वेंटिलेशन की बात करते हैं तो एक बार जाइए पीछे, देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी वेंटिलेशन है। कुछ इस तरह की वेंटिलेशन दे रखी है, तो जहाँ पे भी शाफ्ट पोर्शन बना हुआ है या फिर उसको एक्सेस करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली हवा पानी सब कुछ बढ़िया बना रहेगा। ये हो गई हमारे फ्लोर प्लान की बात में। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे फ्लैट के अंदर और एंड तक बने रहिए ताकि बाइंग डिसीजन आपका कंक्रीट हो पाए। आइए लेके चलते हैं फ्लैट पे आपको। नीचे ऊपर बाहर सारी चीज़ें आप देख चुके हो, बचता है अंदर से फ्लैट कैसा दिखता है। तो फ्लैट का जो लेआउट है, इस वाले फ्लैट का हो किसी भी फ्लैट का हो, यहाँ पे लगभग सारे के सारे फ्लैट्स का लेआउट बिल्कुल सेम है। साइज़ कितना मिलता है और डीडीए कैसी कंडीशन में देता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ का लिविंग हॉल होता है जिसमें लाइट्स फैंस कुछ नहीं लगा के दिया जाता है। सामने आपको एक बेडरूम मिलता है, यहाँ पे आपको किचन मिलता है, यहाँ पे वॉशरूम और बाथरूम मिलता है। साइज़ की बात करते हैं 12 फीट ऐसे मिलता है आपको ये, और 9 फीट ऐसे मिलता है। तो ये 12 बाय 9 का लिविंग एरिया देते हैं, जिसमें सामने की ओर ये वाली विंडोज़ लगा के दी जाती हैं। तो इतना काम डीडीए ही करके दे रहा है, तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। बाकी एक बार आप इधर आते हैं किचन की तरफ। किचन हमें मिल जाती है 7 फीट या मोटा मोटा आप 8 फीट की लंबाई मान लीजिए, और चौड़ाई इसकी जो होती है लगभग 5 फीट के आसपास होती है, जिसमें 5 फुट तक टाइल लगे होते हैं। और ये जो ग्रेनाइट की शेल्फ है ये लगा के देता है डीडीए। और यहाँ से एक बहुत बढ़िया वेंटिलेटेड काफ़ी अच्छी शाफ्ट है, देख लीजिए एक बार। थोड़ा अंधेरा है तो शायद आपको ना भी पता लगे। बाकी यहाँ से जैसे ही आप पीछे जाएंगे, एक बार घूम के देखिए ज़रा इस चीज़ को। इतना अच्छा नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन आपको मिलता है इस लिविंग हॉल में। बाकी यहाँ पे आपको ये नहाने का स्पेस मिलता है, जो आपको मिलता है 4 बाय 6 के साइज़ में। और ये आपको मिल जाता है आपका वेस्टर्न सीट के साथ में कमोड का प्लेसमेंट। इसका साइज़ आपको मिलता है 3 बाय 4। यहाँ से एक बार सामने आते हैं आप तो मैं आपको बता देता हूँ बेडरूम में क्या मिलता है। बेडरूम हमारा जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया साइज़ देता है, 9 फीट ऐसे मिलता है प्रॉपर, और ऐसे आप इसको देखते हैं तो 11 फीट मिलता है। कुछ लोगों ने इसमें एंटर करते ही इस वाली वॉल पे इस पूरे पोर्शन को वार्डरोब के लिए यूटिलाइज़ किया हुआ है। कुछ लोगों ने इस वाली वॉल को वार्डरोब के लिए यूटिलाइज़ करा है। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसा करना चाहते हैं। बाकी ये जो बालकनीज़ हैं वो 8 फीट बाय कितने की हैं, ये आपकी पूरी 8 बाय 10 की मोटा मोटा आप मान के चलिए कि आपको बालकनी मिलती है आपके बेडरूम के बाहर, ठीक। और थोड़ा आगे आते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये 6 फीट बाय 9 फीट के आसपास आपको मिल जाता है। 6 बाय 9 का बढ़िया सा एरिया मिल जाता है। हमारे पास आप लोगों ने बहुत सारी कॉल्स करी और उन कॉल्स में आपका एक ही सवाल होता है कि दीपक जी से बात करवा दीजिए, क्योंकि हमें EWS फ्लैट खरीदना है यहाँ का। दोस्तों, मेरे से बात नहीं अगर हो पाई है आपकी, या फिर अभी तक हमारी टीम से आपको एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिला है, या फिर आप मार्केट के अंदर अलग अलग डीलर्स पे जाके, अलग अलग रिश्तेदारों से जाके ये पूछ रहे हैं कि मुझे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, कोई आपको ल्यूक्रेटिव ऑफ़र दे रहा है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि जब दिल्ली के अंदर एक मकान लेने वाली बात आती है और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी डीडीए की हो, तो बंदे का मन ललचा ही जाता है। वो कहता है चलो डीडीए में क्या ही गलत हो सकता है, इसे परचेज़ कर लेते हैं। EWS फ्लैट्स जो अलॉट किए थे सरकार ने, वो 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में अलॉट किए थे। लॉक इन पीरियड किस चीज़ के लिए? आप 5 साल के लिए इसको रीसेल नहीं कर सकते हो। आप कौन? जिसको अलॉट हुए हैं, अलॉटी 5 साल तक इसे नहीं किसी को बेच सकता है, 5 साल के बाद ही इसे बेच सकता है। ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ही नहीं हो पाएगी अगले बंदे के नाम पे, फ्री होल्ड नहीं हो सकती है ये प्रॉपर्टी। तो ये शर्त के साथ में ये प्रॉपर्टी मिली है अलॉटीज़ को। अगर उन अलॉटीज़ से आप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहते हैं तो कुछ एक मार्केट में आपको जो सलाहकार हैं, जो दिलाने वाले हैं, वो GPA पे दिलाने की बात करेंगे आपको, जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होती है, या फिर उसके अंदर वैलिडिटी कितने टाइम तक रहेगी उसका भी कुछ नहीं पता होता।
5 साल के बाद में जाके आपके नाम पे हो पाएगी प्रॉपर्टी, अगर आप इसे जीपीए पे परचेज करते भी हैं तो। लेकिन 5 साल तक क्या जिसने डील कराई है वो रहेगा 5 साल तक मार्केट में? सेलर जिसने बेचा, क्या वो 5 साल के बाद में अपनी बात से नहीं पलटेगा? क्या आपके पास इतना हुनर, इतना बैकअप और इतनी पावर है कि 5 साल के बाद में अगर सामने वाला अपनी बात से पलटता है तो आप उसको किसी भी तरीके से कन्विंस कर पाएँ या मजबूर कर पाएँ कि नहीं भाई अब तो तू मेरा नाम कर दे ये वाला फ्लैट? सो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और ये बताना हमारा फ़र्ज़ था कि अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो अपनी होल एंड सोल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप इसे परचेज़ कीजिए, जिससे भी आप परचेज़ कर रहे हैं। इस चक्कर में हमने तो इसके अंदर रीसेल का काम अभी फ्रीज कर रखा है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल करते टाइम ही जैसे ही परचेज़र पैसा दे देता है उसके नाम पे रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। वो सरकार की नज़र में उस प्रॉपर्टी का एक लेजिट ओनर बन जाना चाहिए। वो एक सही ट्रांजैक्शन मेरे हिसाब से होती है और उस तरह की ट्रांजैक्शन में सेलर एंड बायर दोनों सेफ होते हैं, प्लस जो डील करवाता है वो भी सेफ एंड साउंड होता है। जिसने बेची उसे पैसा मिला, जिसने खरीदी उसे प्रॉपर्टी मिली, सरकारी तौर पे मिली, रजिस्ट्री के साथ में मिली और वो लीगली अब उसका ओनर बन जाता है। यहाँ पे चीज़ें क्वेश्चनेबल रहेंगी जीपीए के अंदर या फिर जिस भी तरीके से आप इसको परचेज़ करते हैं। अब उस तरीके में अगर सामने वाला आपको लिख के दे रहा है कि हाँ भाई मैं लिख के देता हूँ 5 साल बाद ना ये फ्लैट 100% आपके नाम पे हो जाएगा, और उस लिखित की क्या गारंटी है? सब कोई अगर गारंटी लेने को तैयार हो मार्केट में तो आप वाली ट्रांजैक्शन कर लेना। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई भी बंदा लिख के देने को ना तैयार हो तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बात बहुत सिंपल, बहुत क्लियर है और मैंने कोशिश करी है कि आज इतने सुनहरे इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे आपको ये जानकारी दे दी जाए कि इन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। डीडीए से अगर इस फ्लैट को आप परचेज़ करते हैं तो वो बहुत सही डिसीजन था। इस फ्लैट के अंदर बहुत अच्छी रेंटल इनकम मिल रही है लोगों को। कुछ लोगों ने इस तरह के फ्लैट से लगभग 18,000 रुपये तक की रेंटल इनकम निकाली है फुली फर्निश करके प्रॉपर्टी को। कुछ लोगों ने इसकी एवरेज जो रेंटल रिटर्न है वो 13 से 14,000 रुपये रखी हुई है, जो कि बहुत सही है मेरे हिसाब से। इतनी इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर इतना रिटर्न मिल रहा है इट्स अ वेरी डिसेंट एंड साउंड इन्वेस्टमेंट। प्लस जब ये प्रॉपर्टी 5 साल बाद वो रीसेल करेंगे तो शायद ये प्रॉपर्टी 65 लाख या 70 लाख रुपए की बिक भी जाए। कोई मतलब उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि द्वारका की प्रॉपर्टीज़ का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है और मेट्रो पास में है, वेगस मॉल पास में है। तो ऑल इन ऑल अगर कंक्लूड करते हैं तो अभी इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का सही टाइम नहीं है। बाकी हाँ, जब रजिस्ट्री और फ्री होल्ड के साथ में ये प्रॉपर्टी आपके तुरंत नाम हो रही है तब आप इसे परचेज़ कीजिए, तब इसके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। अगर अभी भी आपके मन में कोई समस्या, कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके कमेंट्स और आपकी डायरेक्शंस को हम सीरियसली फॉलो करते हैं और जैसा आप बोलते हैं हम वैसा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो तो आप हमें बताइए, हम उसे रेंट आउट या लीज आउट करवा सकते हैं। सेल आउट EWS को नहीं करा सकते, लेकिन LIG, MIG का एंड अदर प्रॉपर्टीज़ को हम सेल आउट भी करवा सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।